नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड जो बेहतरीन 3 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, उनके कैलकुलेशन को कैसे 2 अलग अलग प्राइसेस में हम करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों याद रखना कि जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे एनएनपी हो, कोई भी हो कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का, वो 2 डिफरेंट टाइप के प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है। एक इसमें जो प्राइस होता है बच्चों वो फैक्टर कॉस्ट होता है, और दूसरा जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर कॉस्ट को समझेंगे। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों किसी भी गुड्स या सर्विस को बनाने में जो फैक्टर्स यूज हुए हैं, फैक्टर्स को हिंदी में कहा जाता है बच्चों साधन या फिर कारक। इसको आप साधन या फिर कारक भी बोल सकते हो। तो आप जान लो कि किसी भी गुड्स या सर्विस को अगर आप बनाने जा रहे हो तो आपको कुछ फैक्टर्स चाहिए, तो उन्हीं फैक्टर्स की जो कास्ट होती है, लागत होती है, उसी को हम साधन लागत कहते हैं। अर्थशास्त्र के जो जनक थे यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो थे बच्चों एडम स्मिथ, वो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिफाइन किया और बोला कि किसी भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए आपको। उन्होंने जिन 4 फैक्टर्स की बात किया था उसमें उन्होंने सबसे पहले कैपिटल की बात किया। कहा कि अगर आप किसी भी कमोडिटी या फिर सर्विस को प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल के बाद उन्होंने लैंड की बात किया जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। फिर उन्होंने लेबर्स की बात किया, जो इसमें जो है कि काम करने वाले हैं लेबर, उनकी बात यहाँ पे की गई। और सबसे लास्ट में इन्होंने एंटरप्रेन्योर की बात की, यानी कि जो इन सबको अरेंज करके यहाँ पे इतना सारा रिस्क लेने का कॉन्सेप्ट लेगा बच्चों। तो इस तरीके से आप देख लो, एडम स्मिथ के अनुसार वहां पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर। इनको जो पेमेंट या फिर कह लो इनको जो अवार्ड दिया जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से, वही समेशन, उसी का जो समेशन होगा उसी को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो जैसे आप यहां पे देखो कि अगर कैपिटल को आप प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहे हो तो इसके बदले इसको जो आप पेमेंट करोगे वो बच्चों होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अगर आप पैसा धंधे में लगाए हो तो पैसे का ब्याज आपको भरना पड़ेगा, तो ये वहां पर उसका रिवार्ड हो जाएगा। अगर आप किसी कमरे को, किसी बिल्डिंग को या किसी जमीन को प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाए हो तो इसके बदले में आपको रेंट देना होगा बच्चों। इसके साथ ही अगर आप लेबर्स को यूज किए हो तो इन लेबर्स को आपको क्या पे करना होगा, आपको वेज पे करना होगा बच्चों, याद रखिएगा वेज। और सबसे लास्ट जो एंटरप्रेन्योर होता है यानी जो उद्यमी बिजनेसमैन होता है, वो क्या रिवार्ड लेगा, तो वो प्रॉफिट रिवार्ड लेगा। तो यहां पे 4 चीजें निकल कर आई हैं, इंटरेस्ट, रेंट, वेज और प्रॉफिट। इन सबको ऐड कर दो, साथ में उस गुड्स और सर्विस को बनाने में जो स्पेशल रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, जब आप इनको एक साथ ऐड कर दोगे तो बच्चों यही जो होता है उस गुड्स या सर्विस का क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। तो फैक्टर कॉस्ट ये तो कंपनी के अंदर यानी फैक्ट्री के अंदर उस गुड्स या सर्विस की प्राइस हो गई। तो हम जब इस प्राइस पे सभी कमोडिटीज को कैलकुलेट करते हैं तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है। लेकिन इस फैक्टर कॉस्ट पे कभी भी हमको सामान नहीं मिलेगा, यानी कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगा। कंज्यूमर्स को बच्चों जो सामान मिलता है वो याद रखिएगा हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है। तो आखिर ये फैक्टर कॉस्ट कैसे मार्केट प्राइस पे बदलेगा उसको यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, जब हम फैक्टर कॉस्ट में कुछ टैक्सेस जोड़ते हैं, वो भी स्पेशली वो जो टैक्सेस होते हैं बच्चों ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी वगैरह इंपोज करते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस की तरफ टेंड होने लगती है, यानी मार्केट प्राइस की तरफ आगे बढ़ने लगती है। फैक्ट्री के अंदर अभी प्रोडक्शन था, जब हम इसको मार्केट में ले जाना चाह रहे हैं सेल करने के लिए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस पर टैक्स आपसे लेंगे। तो ये जो टैक्सेस यहां पर इंपोज हो रही हैं उसी को हम जो है कि मार्केट प्राइस में बदल दे रहे हैं। साथ में यहां पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कुछ छूट भी मिलती है बच्चों, इस छूट को जो है कि सब्सिडी कहा जाता है। अब एक्चुअल में सब्सिडी होती क्या है, देखिए
जब आप किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो आपको मोटिवेट करना चाहती है, वो आपको सोचती है कि आप और अच्छा कंपनी को ले जाओ जिससे कि हमारे स्टेट या फिर इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है या जीडीपी है वो और अच्छा हो। तो वो आपको थोड़ा सा क्या करती है कि सपोर्ट करने की कोशिश करती है और आपको कुछ फाइनेंशियल एड या फिर फाइनेंशियल मदद देती है। तो ये जो फाइनेंशियल या टेक्निकल कोई भी प्रकार का जो ये सहायता है, जब हम इसको फैक्टर कॉस्ट से निकाल देते हैं तो वो बच्चों एक्चुअल में एमपी हो जाता है, मार्केट प्राइस हो जाता है। इसको एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर को 1000 रुपए में जो है कि रेडी किया गया फैक्ट्री के अंदर। इसमें जो लेबर्स, कैपिटल्स या जो भी इन्वॉल्व थे और जो रॉ मटेरियल्स लगे, टोटल प्राइस 1000 रुपए आया। ये इसकी फैक्टर कॉस्ट थी। अब हम इसको सेल करने के लिए सरकार ने कहा कि हम इस पर 10% टैक्स यानी जीएसटी लगा देते हैं। तो इसका 10% यानी कि 100 रुपए इस पर जो है कि टैक्स लग गया। साथ ही गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, मार्कर बना रहे हो, चलो हम आपको 20 रुपए की यहाँ पे सब्सिडी दे देते हैं, यानी 20 रुपए की हम आपको मदद दे देंगे आपके जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें। तो इस तरीके से ये 20 रुपए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो टोटल जो फैक्टर कॉस्ट 1000 रुपए था यानी कि 1000, अब ये मार्केट प्राइस में जब बदलेगा तो 1080 रुपीज हो जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। और आप जान लो कि इकोनॉमिक्स में सभी के सभी जो डेटा होते हैं बच्चों, ये इसी तरीके से अलग अलग निकाले जाते हैं। इसके बाद बच्चों यहां पर एक और चीज आप समझना, पर्सनल इनकम। ये जो पर्सनल इनकम होता है इसको व्यक्तिगत आय बोला जाता है। इस पर भी क्वेश्चन कई बार एसएससी ने पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो नेशनल इनकम जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया, इस नेशनल इनकम में जब हम ट्रांसफर पेमेंट को ऐड कर देंगे, साथ में जो सामाजिक सुरक्षा योगदान है इसको माइनस करेंगे, कारपोरेट टैक्स को माइनस करेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, तो ये हमारा जो है कि व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम निकल कर आएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस पर एसएससी कई बार क्वेश्चन बना रखी है सीजीएल वगैरह में। वो पूछती है कि हम नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम पर कैसे जाएंगे। तो पर्सनल इनकम का ये फार्मूला होता है बच्चों। यहाँ पे जो ट्रांसफर पेमेंट है, जिसको हम यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट या फिर हस्तांतरण भुगतान कह रहे हैं, इसको मैं आपको समझा दूं। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जो सरकार आपको कुछ ऐसे पेमेंट देती है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी आपको ऐसे पेमेंट देती है जिनके बदले आपसे किसी गुड सर्विस या फिर किसी तरह के काम की वो उम्मीद नहीं रखती, यानी कि आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों पेंशन। आप देखोगे कि पेंशन में क्या है कि चाहे ओल्ड एज पेंशन हो या फिर अन्य तरह के पेंशन हो, आपको यहाँ पे एक फिक्स रकम आपको मिलती रहेगी मंथ में या फिर ईयरली में, और आपसे यहाँ पे कोई किसी भी तरह का काम नहीं कराया जाएगा। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, क्या वो होता है जैसे कि स्कॉलरशिप। जो स्कूल में बच्चे वगैरह पढ़ते हैं तो उनको भी वहाँ पे फाइनेंशियल एसेट मिल रहा है, फाइनेंशियल एड मिल रहा है, लेकिन उनसे ये नहीं कहेगी सरकार कि आप एक काम करो। तो इस तरह के भी जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं ये नेशनल इनकम में ऐड होते हैं, तब जाकर वो क्या होता है पर्सनल इनकम में आता है। अगला जो कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ वो होता है डिस्पोजेबल इनकम। ये जो डिस्पोजेबल इनकम होता है इसको प्रयोज्य आय या फिर उपभोग योग्य आय बोलते हैं। तो ये जो प्रयोज्य आय या फिर उपभोग योग्य आय है, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप देख लो कि पर्सनल इनकम से, ये जो पर्सनल इनकम है उसमें से आप जब डायरेक्ट टैक्सेस को घटा दोगे, डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि यहाँ पे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स या भी और भी तरह के डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इन सबको जब आप माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास जो पैसा बचेगा या देश के पास जो पैसा बचेगा वो एक्चुअल में कंज्यूमरेबल होगा। तो उपभोग या फिर डिस्पोजल जो इनकम होती है उसका मतलब यही होता है कि पर्सनल इनकम से आपको क्या माइनस करना है, डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं बच्चों। यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो का बताते हैं, वो हिंदू ग्रोथ रेट। इस पर एसएससी कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुकी है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। बच्चों हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1980 के ड्यूरेशन में सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था।
सोशलिज्म के बारे में मैंने बता दिया है बच्चों, एक वीडियो भी मैंने इस पे बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। तो हमारी जो इकोनॉमी शुरुआत में थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, सोशलिज्म को बहुत तेजी से फॉलो कर रही थी, और सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पे जब हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करा रहे थे तो उस समय हम लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व किया कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो यानी कि धीमी गति से बढ़ रही है, और अप्रोक्सीमेटली जो रेट ऑफ ग्रोथ था इंडियन जीडीपी का या इंडियन नेशनल इनकम का वो 3.5% के अराउंड ही था। तो 3.5% के अराउंड हम 30-35 सालों तक इतना धीमा ग्रोथ कर रहे थे। इस सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था प्रोफेसर राज कृष्णा। तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने इस कॉन्सेप्ट को कि इंडियन इकोनॉमी पिछले 30 सालों से इतना स्लोली ग्रोथ कर रही है 3.5% के, और वो भी सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पे बेस्ड होने के कारण, तो उन्होंने इस ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट नाम दे दिया। तो हिंदू ग्रोथ रेट पे बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेते हैं कि हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है। तो बच्चों आप याद रखना, ये हिंदुओं के पॉपुलेशन से नहीं है, ये नेशनल इनकम के ग्रोथ रेट से है जो 1950 से 1980 के बीच था। तो बच्चों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद बच्चों।